हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू ऑन क्लासेस। सेकंड पेपर डिस्कस करते हैं। कल हमने डिस्कस देख लिया था कि जो पेपर है उसमें ग्रामर, वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन का क्या क्या वेटेज है। वही वेटेज सेम इस पेपर में है। 12 मार्क्स की ग्रामर आ रही है आपकी, 24 वोकैब और 14 कॉम्प्रिहेंशन। क्लियर? हम स्टेप बाय स्टेप पूरा एनालिसिस करते रहेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इम्प्रूवमेंट, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन है। द राइजिंग प्राइसेस ऑफ एसेंशियल फूड आइटम्स हैव प्लेस्ड एन वेटी बर्डन ऑन द पुअर। जो एसेंशियल फूड आइटम के प्राइस बढ़ रहे हैं, जो आइटम के प्राइस बढ़े हैं, उनसे गरीबों के ऊपर बर्डन बढ़ गया है। सेंटेंस ये बोलना चाहता है। एग्जाम में हमें इसको कैसे करना था कम टाइम में, जो हिंट यहाँ गिवन थी एन की। ठीक है, बर्डन क्या हुआ? नाउन। यहाँ पर एक एडजेक्टिव चाहिए और ऐसा एडजेक्टिव जिसका वॉवल साउंड हो। एक ही ऑप्शन है सी, एनॉर्मस। क्लियर? ये तो हमें एग्जाम में फास्ट करने का तरीका मिला, यहाँ से ये हिंट मिली, इसको यूज करना था और सेकंड में आंसर करने थे। ठीक है, अब इसका कॉन्सेप्ट भी समझते हैं कि एनॉर्मस क्यों आया यहाँ। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये बोला गया है कि प्राइसेस बढ़ने से गरीब का बोझ बढ़ गया। तो बोझ जो है वो फिजिकल नहीं बढ़ा है कि उसके कंधे पे 10-15 किलो का बोझ डाल दिया, ऐसा नहीं है। वेटी का मतलब तो वही वजन होता है, ठीक है, हैवी। और यहाँ पर जो वजन है वो डिग्री के सेंस में है। क्लियर? डिग्री है कि बर्डन बढ़ गया है। जहाँ 100 रुपये में पहले उसका गुजारा होता था, वहाँ अब 100 रुपये में गुजारा नहीं हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पर वेटी नहीं आ सकता, जिसका मतलब क्या है? हैवी। फिर हम बात करें ट्रिवियल और लाइटेस्ट। ट्रिवियल और लाइटेस्ट दोनों ही ऑप्शन फैक्चुअली रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट बोल रहा है कि बर्डन बढ़ा है और इनका मीनिंग क्या है? लाइट का मतलब कम होना और ट्रिवियल का मतलब नॉट इम्पॉर्टेंट। क्लियर? तो दोनों ही सेंटेंस में रॉन्ग, सेंटेंस के मीनिंग को अपोज कर रहे हैं, इसलिए दोनों क्या हो गए हैं? फैक्चुअली रॉन्ग। क्लियर? वेटी का मतलब हैवी है। ठीक है, एनॉर्मस की अगर हम बात करें तो एनॉर्मस के और भी सिनोनिम्स होते हैं, ह्यूज है, इमेंस है। क्लियर? एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपको समझना है जो डिफरेंस क्रिएट कर देगा आपका इनॉर्मस और ह्यूज का। एक्सट्रीमली लार्ज, एक्सट्रीमली लार्ज, दोनों का मतलब एक्सट्रीमली लार्ज है। ठीक है, बोथ आर सिनोनिमस, बट डिफरेंस क्या है वो समझना है। एनॉर्मस यूज होता है डिग्री के लिए। हम जब किसी चीज़ की ज़्यादा में उसकी डिग्री बताना चाहें तो इनॉर्मस लेते हैं, और जब हम उसके फिजिकल साइज़ को ज़्यादा बताना चाहें, जब हम क्या बताना चाहें? फिजिकल उसके साइज़ को ज़्यादा बताना चाहें, तब क्या आएगा? ह्यूज आता है। क्लियर? जैसे इनॉर्मस की बात करें तो हम इनॉर्मस ले सकते हैं, इनॉर्मस फन हो सकता है, ठीक है, इनॉर्मस प्लेजर हो सकता है। क्लियर? प्लेजर, बहुत ज़्यादा प्लेजर मिला तो वो क्या हुआ? एनॉर्मस प्लेजर। बहुत मज़ा आया, ठीक है, तो वो क्या होगा? एनॉर्मस फन। ठीक है, अब कोई चीज़ साइज में बड़ी है तो उसके लिए क्या आएगा? ह्यूज। ठीक है, जैसे ह्यूज चंक, कोई टुकड़ा है वो बड़ा है तो क्या आ जाएगा? ह्यूज चंक। ठीक है, ह्यूज पाए, ह्यूज माउंट। समझ में आ रहा है? तो इनॉर्मस और ह्यूज का डिफरेंस क्या है? जब हम डिग्री में ज़्यादा बताएं तो इनॉर्मस, और जब साइज में ज़्यादा बताएं तो ह्यूज। जनरली ये दोनों का डिफरेंस है, बाकी दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंटोनिम पूछा है हमसे रिजर्व्ड का। रिजर्व्ड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? जो शाय, जो कुछ लोग शाय होते हैं, जो दूसरों से बात करना ज़्यादा पसंद नहीं करते, अपने आप में ही रहते हैं, दूसरों से मिलना, घुलना मिलना, बातें करना जिनको कंफर्टेबल नहीं लगता है, वो रिजर्व्ड होते हैं। क्लियर? यहाँ पर हमसे एंटोनिम पूछा गया है तो एंटोनिम क्या हो जाएगा स्टूडेंट? फ्रेंडली। क्लियर? कावर्डली क्या होता है? कायर। ठीक है, फॉरगिविंग क्या होता है? विलिंग टू फॉरगिव, जो माफ करने के लिए तैयार रहे। रेटिसेंट क्या होता है? कम बोलने वाला। रेटिसेंट रिजर्व का क्या है? सिनोनिम है। क्या है? सिनोनिम है।
एक चीज़ पहले भी बता चुकी हूँ, फिर से बता रही हूँ, जब भी एग्ज़ाम में एग्जामिनर आपसे एंटोनिम सिनोनिम पूछता है, तो अगर एंटोनिम पूछा है तो वहाँ आपको कंफ्यूज करने के लिए, आपका -1.25 करने के लिए एक सिनोनिम ऑप्शन में ज़रूर देता है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो ढंग से इसको नहीं पढ़ते हैं, क्या पूछा है, सिनोनिम पूछा है एंटोनिम, और वो टिक कर देते हैं, तो उन्हीं को हम सिली मिस्टेक्स बोलते हैं, है ना। तो उससे बचना है, ये इसका सिनोनिम है। एक और सिनोनिम हो जाएगा टैसिटर्न, ठीक है। TICI इनका मतलब होता है टू बी साइलेंट, चुप रहना। ये भी रेटिसेंट, टैसिटर्न भी बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और री यहाँ पर है इंटेंसिफायर, री जो चुप रहने वाली जो वर्ब है उसको और इंटेंसिफाई कर रहा है। क्लियर, रेटिसेंट, टैसिटर्न, क्लियर हुआ। अब बात करते हैं रिजर्व्ड की। रिजर्व्ड में भी रूट है, ध्यान से समझेंगे। री है स्टूडेंट यहाँ पर बैक, और सर्व का मतलब क्या है, टू कीप। लेटिन में सर्व का मतलब क्या होता है, टू कीप। तो रिजर्व्ड क्या हो गया, टू कीप बैक, मतलब जो अपने आप को हमेशा पीछे रखता है, ज़्यादा सामने आके घुलता मिलता नहीं है, वो रिजर्व्ड है, ठीक है। सर्व SERVE, इससे और भी वर्ड्स बनते हैं जैसे कंजर्वेशन, प्रिजर्वेशन, रिजर्वेशन, ठीक है। और एक और रूट वर्ड है सर्व का जो स्लेव के लिए आता है, जिसमें सर्विस में, सर्वेंट में आता है, ठीक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे आगे। तो रिजर्व्ड में सर्व क्या हो गया, टू कीप। इससे कुछ और वर्ड्स देख लेते हैं। ये देखो, कंजर्वेशन, सी एंड कॉन माने टुगेदर, सर्व का मतलब क्या हो गया, टू कीप। तो हम जब केयरफुली किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करते हैं, बचा कर रखते हैं, वो क्या है, कंजर्वेशन, ठीक है। सिनोनिम हो गया प्रिजर्वेशन, कीपिंग, और एंटोनिम क्या हो गया, नेग्लिजेंस और डिस्ट्रक्शन, ठीक है। नेक्स्ट आता है कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव क्या होता है, जो पहले से जो चीज़ें, जो बिलीफ, जो चीज़ें चली आ रही हैं, ठीक है, उन्हीं को पकड़ के बैठा रहता है, उन्हीं के साथ रहना चाहता है, बदलना नहीं चाहता है, वो होता है कंजर्वेटिव। नॉट यूजुअली लाइकिंग और ट्रस्टिंग चेंज, जो चेंज हो रहे हैं उसको वो पसंद नहीं करता है। क्लियर। सिनोनिम क्या हो गया इसका, ट्रेडिशनल, कन्वेंशनल, ऑर्थोडॉक्स, और एंटोनिम प्रोग्रेसिव, अनऑर्थोडॉक्स, ठीक। नेक्स्ट, प्रिजर्वेशन। प्री मतलब पहले, सर्व का मतलब टू कीप, तो एक्ट ऑफ प्रिजर्विंग क्या हो जाएगा, प्रिजर्वेशन, ठीक है। फिर सिनोनिम हो सेफ गार्डिंग, कंजर्वेशन, और एंटोनिम नेग्लेक्ट। नेक्स्ट बात करी रिजर्वेशन की, जो हम सभी करवाते हैं। री माने बैक, सर्विस मतलब टू कीप, किसी चीज़ को हम यूज़ करेंगे, उसको रिजर्व कर दिया हमने पहले ही बुक करवा कर, तो वो क्या हो जाता है, रिजर्वेशन, ठीक है। रिजर्वॉयर, रिजर्वॉयर क्या होता है, एक लार्ज नेचुरल आर्टिफिशियल लेक होती है जहाँ पर, जिसको यूज़ किया जाता है अ सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई, ठीक है। उसके लिए क्या वर्ड आता है, रिजर्वॉयर। पानी को रखने के लिए, कीप के लिए क्या यूज़, जो लेक है उसको क्या बोला है, रिजर्वॉयर। सिनोनिम हो गया बेसिन, पोंड, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन है वन वर्ड का, यूजिंग राइट एंड लेफ्ट इक्वली वेल। लेफ्ट हैंड इक्वली वेल, जो लेफ्ट और राइट दोनों हाथों को बराबर तरीके से काम कर सकता है, वो क्या होता है स्टूडेंट्स। देखो, जनरली हम राइट हैंड से ज़्यादा काम कर पाते हैं, लेफ्ट हैंड से उतना नहीं कर पाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो राइट और लेफ्ट दोनों से इक्वली अच्छा काम कर सकते हैं। उनके लिए वर्ड आता है स्टूडेंट एम्बीडेक्स्ट्रस। क्या वर्ड आता है, एम्बीडेक्स्ट्रस। या ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको मैं अभी बताऊंगी कि कितने सारे एग्जाम्स में ये वर्ड पूछा जा चुका है, ठीक है। एम्बी का मतलब हो गया, एम्बी का मतलब है यहाँ बोथ, एम्बी का मतलब बोथ भी होता है, एम्बी का मतलब सराउंडिंग भी होता है, एम्बी और एम्फी, ठीक है, दो वर्ड्स आप ध्यान रखेंगे। डेक्स्ट्रस, डेक्स्टर का मतलब होता है स्टूडेंट ऑन द, डेक्स्ट्रस का मतलब होता है स्टूडेंट्स ऑन द राइट, यानी कि जब आपके दोनों हाथ, देखो राइट, एक तो हाथ को भी राइट बोलते हैं और जो सही होता है उसको भी हम राइट बोलते हैं, तो दोनों
राइट हैंड हमारा ज़्यादा वर्क करता है, लेफ्ट नहीं करता है, लेकिन जब लेफ्ट और राइट दोनों ही राइट बन जाए तो दोनों बढ़िया तरीके से काम करेंगे। यानी एम्बी मतलब बोथ, यानी दोनों हाथ क्या बन चुके हैं, राइट हैंड बन चुके हैं, तो वो क्या हो जाएगा, एम्बी डेक्स्ट्रस। क्लियर। और अकेला जो डेक्स्ट्रस है, क्योंकि राइट हैंड जो है उसी में हमारी सारी स्किल्स होती हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग इसका नाम डेक्स्ट्रस को हम बोलते हैं क्या, स्किलफुल। ये आपका 2015 में आ चुका है एसएससी में कि डेक्स्ट्रस का मतलब क्या होता है, डेक्स्ट्रस का मतलब होता है स्किलफुल। क्लियर। ठीक है, अब इसमें दूसरे ऑप्शन देखो, लेफ्ट हैंड यानी जो लेफ्ट हैंड से वर्क करता है, इनएक्सपर्ट यानी नॉट एक्सपर्ट, अनस्किल्ड माने नॉट स्किल्ड, अनट्रेन्ड, अनस्किल्ड। ठीक है, अब इसके कुछ और वर्ड्स देख लेते हैं स्टूडेंट्स। एम्बीडेक्स्ट्रस देखो, एम्बीडेक्स्ट्रस देखो, एम्बी मतलब बोथ, डेक्स्ट्रस स्किलफुल या ऑन द राइट हम बोल सकते हैं। तो एबल टू यूज बोथ हैंड्स इक्वली वेल, दोनों हाथों को इक्वली वेल तरीके से यूज में आने वाला जो पर्सन है उसके लिए क्या आ जाता है, एम्बीडेक्स्ट्रस। ठीक है, समझ में आया, एडजेक्टिव की फॉर्म में आएगा ये, है ना। OUS जो होते हैं वो क्या होते हैं स्टूडेंट्स, एडजेक्टिव होते हैं। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, ये CHSL 2018 में भी आया हुआ है, CGL 2016 में भी आया हुआ है और CHSL 2010 में भी आया हुआ है। ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको पता रहे कि कब क्या फ्रीक्वेंसी रहती है एग्ज़ाम में रिपीट होने की, और किस तरह से एग्जामिनर जो है, जैसे यहाँ देखो वर्ड्स को चेंज कर देता है और आप समटाइम्स कंफ्यूज हो जाते हो। जो बिल्कुल वर्ड फॉर वर्ड पढ़ते हैं उन्हीं को प्रॉब्लम आती है। कैसे, जैसे हमने पढ़ा दोनों हाथों से इक्वली वेल काम करने वाला एम्बीडेक्स्ट्रस, राइट। अब इसने पूछ लिया वन हु कैन यूज बोथ हैंड एफिशिएंटली, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, सही है, एम्बीडेक्स्ट्रस। अब इसमें पूछा वन हु कैन यूज ईदर ऑफ हिज हैंड विद ईज, कोई भी एक हाथ यूज कर सके, कोई भी लेफ्ट या राइट दोनों बराबर तरीके से, वो भी क्या हो गया, एम्बीडेक्स्ट्रस। क्लियर है। तो यहाँ ये समझना है कि समटाइम्स वन वर्ड में वो वर्ड्स को आगे पीछे कर देगा, उसके सिनोनिम दूसरे वर्ड काम में ले लेगा, बट वहाँ हमें कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर। नेक्स्ट, एम्बियंस। एम्बियंस क्या होता है स्टूडेंट, सराउंडिंग जो है उसके लिए एम्बी का मतलब क्या हो गया है, अराउंड। ठीक है, सिनोनिम हो गया इसका ऑरा, क्लाइमेट, एटमॉस्फेयर। ठीक है। नेक्स्ट, एम्बियंट। एम्बियंट और एम्बियंस दोनों का जो डिफरेंस है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का है, वो नाउन है और ये क्या है, एडजेक्टिव। क्लियर। सराउंडिंग। नेक्स्ट, एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब क्या होता है, जब किसी चीज़ का जो मीनिंग है वो क्लियर नहीं होता है, क्लियर नहीं होता है, उसके लिए क्या आता है, एम्बिगुअस, राइट। एम्बी मतलब बोथ, एजी मतलब टू ड्राइव। ठीक है, हैविंग मोर देन वन मीनिंग, एक से ज़्यादा मीनिंग निकल रहा है या डाउटफुल है, उसके लिए क्या वर्ड आता है, एम्बिगुअस। और ये आपका देखो कितनी बार एग्जाम में आए, मैंने ये सारे वर्ड जो भी एग्जाम में जितनी बार भी आए हैं वो आपको यहाँ ही मेंशन किए ताकि आपको पता चले कि रूट वर्ड्स कितने इंपॉर्टेंट हैं और इनसे एग्जाम में कितने सारे वर्ड्स आते हैं। ठीक है, ये देखो CGL 2013, UDC 2013, NDA 2011, CISF 2010, PNB 2005, LDC 2005, है ना। तो अब मैं आपको इस तरह से बताती रहूँगी कि किस कब कब एग्जाम में क्वेश्चन आए और किस किस तरीके से आ सकते हैं, वो भी हम देखेंगे। ठीक है। एम्बी मतलब अराउंड, तो जो सरकमफ्रेंस, जो स्कोप होता है किसी चीज़ का, वो क्या हो जाएगा, एम्बिट। नेक्स्ट, एम्बिशन। एम्बिशन क्या होता है कि कोई किसी आदमी की कुछ करने की जो महत्वाकांक्षा है उसको क्या बोलते हैं, एम्बिशन। क्लियर। एम्बिशन में आप बोलोगे मैम कि एम्बी का मतलब तो अराउंड है, तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग डिजायर टू डू समथिंग कैसे हुआ, तो ये ऐसे हुआ स्टूडेंट कि जो आदमी जो भी करना चाहता है लाइफ में, जो भी वो बनना चाहता है, उसकी लाइफ उसी के चारों तरफ घूमती है। अगर किसी को डॉक्टर बनना है तो 10th के बाद से वो क्या करेगा, मेडिकल की पढ़ाई करेगा, नीट का एग्जाम देगा, MBBS में एंट्रेंस कॉलेज में जाएगा, तो उसकी लाइफ उसी के चारों तरफ घूमती है। उसी से यहाँ MB का मतलब क्या है, अराउंड, स्ट्रॉन्ग डिजायर टू डू समथिंग।
क्लियर। सिनोनिम हो गया डिटर्मिनेशन, ईगरनेस, मोटिवेशन, एस्पिरेशन और गोल। क्लियर, ठीक है। एम्बिशन और एम्बिशियस, इन दोनों में भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का डिफरेंस है, बस ये नाउन है, क्योंकि जनरली जो TION जो सफिक्स है वो किसके लिए आता है, नाउन के लिए आता है, ठीक है। और OUS सफिक्स किसके लिए आता है, एडजेक्टिव के लिए आता है। क्लियर है गाइस। नेक्स्ट, एम्बीवेलेंट, एम्बी बोथ, वेलर मतलब टू बी स्ट्रोंग। जब दोनों फीलिंग गुड और बैड, दोनों फीलिंग जो स्ट्रोंग शो करता है, दोनों फीलिंग शो करता है, वो क्या हो जाता है, एम्बीवेलेंट, शोइंग बोथ गुड एंड बैड स्ट्रोंग फीलिंग्स। क्लियर। सिनोनिम में देखो, इन टू माइंड्स, इन अ डिलेमा, अनसर्टेन, अनश्योर, ठीक है। एंटोनिम में अनइक्विवोकल और सर्टेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वर्ड देखो स्टूडेंट, एम्बीवर्ट। एम्बी बोथ वर्ड माने टू टर्न। जैसे आपने एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट तो सुना ही होगा। एक्सट्रोवर्ट जो बाहर लोगों के साथ में घुलना मिलना में कंफर्टेबल होता है, बात करने में, वो एक्सट्रोवर्ट है। और जो अपने आप में ही रहता है वो इंट्रोवर्ट होता है। बट जो दोनों होता है, समटाइम्स एक्सट्रोवर्ट समटाइम्स इंट्रोवर्ट, उसको क्या बोलते हैं, एम्बीवर्ट। क्लियर। नेक्स्ट, एम्फीबियन। एम्फीबियन क्या होता है स्टूडेंट्स, जो पानी में भी और ज़मीन पे भी, दोनों जगह जो सरवाइव कर सकते हैं, रह सकते हैं, वो क्या हो जाते हैं, एम्फीबियंस। क्लियर। जैसे फ्रॉग, ठीक है। ये देखो आपका कितनी बार एग्जाम में आया हुआ है, TS 2013, CGL 2012, CHSL 2008, DO 2008, स्टैनो 1991, इतनी बार ये वर्ड आपका आ चुका है। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट, एम्फीबोलॉजी। एम्फीबोलॉजी होता है, लॉग का मतलब क्या हो गया, स्पीच, एम्बी का मतलब बोथ। जब एम्बिग्यूटी होती है स्पीच की, ठीक है, क्लियर नहीं होता है, उसके लिए क्या आता है, एम्फीबोलॉजी। और ये क्लियर क्यों नहीं होता है, क्योंकि उसमें कोई ना कोई ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन गलत है, तो उस केस में क्या वर्ड आएगा, एम्फीबोलॉजी। नेक्स्ट, एम्फी थिएटर। एम्फी थिएटर आपने सुना ही होगा। एम्फी का मतलब क्या है, बोथ साइड, थिएटर का मतलब थिएटर। एक जो राउंड बिल्डिंग होती है इस तरह से, जिसकी सीढ़ियाँ लगी हुई है, ओपन स्पेस बीच में होता है, वो क्या है, एम्फी थिएटर। इसको हम ऑडिटोरियम बोल सकते हैं, एरेना बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एम्फीवोरस। एम्फी मतलब बोथ, वोर जैसे कार्निवोर, हर्बीवोर, इंसेक्टिवोर, ठीक है। वोर किसके लिए आता है स्टूडेंट, टू ईट, खाने के लिए, ठीक है। तो जो दोनों फूड को खा सके, एनिमल और वेजिटेबल, वो क्या हो जाएगा, एम्फीवोरस। क्लियर, ठीक है। एम्फोरा। एम मतलब बोथ, फोर, PHOR, फोर का मतलब होता है टू कैरी, यानी कि एक ऐसा जार, जैसी सुराई यूज किया है, जार, ठीक है, जिसके दोनों तरफ हैंडल होते हैं, दोनों तरफ से उसको कैरी किया जा सकता है, उसके लिए क्या वर्ड आता है, एम्फोरा। क्लियर। नेक्स्ट, सर्कम एम्बिएंट। सर्कम का मतलब क्या है स्टूडेंट, अराउंड। एम्बिएंट का मतलब क्या है, सराउंडिंग। तो चारों ओर से घिरा हुआ क्या हो जाएगा, सर्कम एम्बिएंट, ठीक है। डिसएम्बिगुएट, तो डिस से यहाँ समझो, देखो डिस का मतलब क्या होता है, अवे, एम्बी माने बोथ, ठीक है। जो अनसर्टेनिटी थी मीनिंग में, उसको हमने रिमूव कर दिया, जो भी अस्पष्ट चीज थी उसको हटा दिया, तो वो क्या हो जाएगा, डिसएम्बिगुएट। पहले वो एम्बिगुएट था, फिर हमने उसको हटा दिया, तो वो क्या हो गया, डिसएम्बिगुएट। क्लियर। एंटोनिम क्या हो गया, एम्बिगुएट। समझ में आया। तो यहाँ से आपने क्या देखा कि एक रूट वर्ड एमबी से कितने सारे वर्ड्स हैं, और जो भी वर्ड्स एग्जाम में भी बार बार पूछे गए हैं। मैं इसी तरह से आपको वोकैब भी इन्हीं पेपर्स में साथ साथ करवाती रहूँगी, और जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी पूरा हम इंटरलिंक करेंगे। अब देखिए आगे, मेरी ये जो बुक है वर्ड पावर की,
ठीक है। इसमें ये वर्ड्स मैंने इसी पैटर्न पे दिए हुए हैं, 2000 प्लस वर्ड्स हैं डेफिनेशन के साथ, पीछे 1000 की और लिस्ट दी हुई है और 800 क्वेश्चंस हैं। अगर आपको वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करनी है तो ये बुक आपको पढ़नी चाहिए। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। द टीचर फिलिंग द ब्लैंक द स्टूडेंट फॉर चीटिंग। टीचर ने स्टूडेंट को चीटिंग के लिए क्या कहा, क्या किया, वो हमसे पूछा गया है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सी ऑप्शन को देखते हैं, प्रेज्ड। टीचर ने स्टूडेंट को प्रेज किया चीटिंग के लिए, ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। कोई भी टीचर किसी भी स्टूडेंट को चीटिंग के लिए प्रेज नहीं कर सकता, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, फैक्चुअली रॉन्ग। क्लियर? फिर देखो इन्वोक। इन्वोक का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, अपील करना। ठीक है, तो टीचर स्टूडेंट को रिक्वेस्ट नहीं कर सकती, ये भी क्या हो गया, फैक्चुअली रॉन्ग हो गया। ठीक है, अब हमारे पास दो ऑप्शन है, रिफ्यूज्ड और रिब्यूक्ड। रिफ्यूज का मतलब होता है जब हम किसी को कुछ करने के लिए कहें और सामने वाला हमें उस चीज़ के लिए मना कर दे, वो हमें डिनाय कर दे, तो क्या होता है, रिफ्यूज। तो क्या ऐसा हुआ? नहीं, टीचर ने स्टूडेंट को कहा यही इंफॉर्मेशन हमारे पास है, तो ये भी नहीं होगा। ये पट आपको हो सकता है कि थोड़ा इससे मिलता जुलता हो कि मना कर दिया टीचर ने चीटिंग के लिए, इसलिए आप कंफ्यूज हो सकते हो। और ऐसी कैटेगरी जो आपको आपका ध्यान अपनी तरफ खींचती है, राइट आंसर नहीं होते हुए, वो क्या हो जाती है, रेड हेरिंग। क्लियर? राइट आंसर होगा स्टूडेंट रिब्यूक। रिब्यूक का मतलब होता है डांटना, फटकारना। ठीक है, जैसे रैप्रीमेंड। ठीक है, रैप्रीमेंड है, रिब्यूक है, इनका मतलब क्या होता है, डांट लगाना। रिब्यूक की स्ट्रक्चर क्या होगी ये देखेंगे, रिब्यूक somebody फॉर समथिंग। ठीक है, किसी आदमी को किसी चीज के लिए डांटना क्या होता है, रिब्यूक somebody फॉर समथिंग। एक स्ट्रक्चर। दूसरी स्ट्रक्चर होती है स्टूडेंट रिब्यूक somebody फॉर डूइंग समथिंग। ठीक है, दोनों स्ट्रक्चर होती है ये, फॉर समथिंग और या फॉर डूइंग समथिंग। तो यहां पर देखो स्टूडेंट, द टीचर रिब्यूक द स्टूडेंट, ये हो गया somebody फॉर चीटिंग। क्लियर? तो जो स्ट्रक्चर हमने बोली है, ये स्ट्रक्चर जो है वो यहां पर फिट हो रही है अच्छे से, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, रिब्यूक। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट क्लोज टेस्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। द चॉइसेस वी मेक इन लाइफ डिटरमाइन हु वी आर। जो चॉइसेस ली है हमने लाइफ में, वो हमें आज जो है वो बनाती है, वो डिटरमाइन करती है कि हम क्या हैं। हम अच्छी चॉइस लेंगे तो अच्छे बनेंगे, बेकार चॉइस हम करेंगे तो बेकार बनेंगे। ठीक है, अच्छी चॉइस एथिकली स्ट्रांग रहना, तो हम वैसे ही इंसान बनेंगे। धोखा देना, गलत काम करना वो सीखेंगे, वो चॉइसेस लेंगे तो वैसे बनेंगे। क्लियर? वंस लाइफ इज फिलिंग द ब्लैंक मार्क्ड बाय द एग्जाम्पलरी चॉइसेस वन हैज मेड वंस जर्नी। कोई भी इंसान अपनी जर्नी में, अपनी लाइफ में जो भी एग्जाम्पलरी चॉइसेस जो लेता है, उसी के अकॉर्डिंग उसकी लाइफ बनती है। क्लियर? अब देखो फिफ्थ में रेयरली, शेल्डम, नेवर और ऑफन। यहाँ इन चारों ऑप्शन से आपको एक हिंट मिलनी चाहिए। ठीक है, क्या कि रेयरली, शेल्डम और नेवर ये तीनों ही सिनोनिमस हैं, नेगेटिव मीनिंग दे रहे हैं, सिनोनिम्स भी हैं। अब यहाँ ये बोलना चाह रहा है कि जो चॉइसेस लेंगे वैसा ही तो हम बनेंगे। बिल्कुल, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑफन। अब आप बोल रहे हो मैम कि ऑफन ही क्यों आएगा, फिर तो ऑलवेज आना चाहिए था कि जो चॉइस लेंगे वैसे ही बनेंगे, तो ऑफन क्यों आया? ऑफन का मतलब तो अक्सर होता है। इसका रीज़न ये है स्टूडेंट्स कि हमने लाइफ में फॉर एग्जांपल 100 चॉइस अच्छी ली, ठीक है, 100 काम अच्छे किए, 100 बार मेहनत की, तो ज़रूरी नहीं है ना कि 100 के 100 बार हमें उसका अच्छा रिजल्ट मिले। हो सकता है उनमें से 5-7 में हमें सही रिजल्ट नहीं मिले। क्लियर? इसलिए यहाँ पर हमने ऑफन यूज़ किया है। समझ में आया? वंस लाइफ इज ऑफन मार्क्ड बाय द एग्जाम्पलरी चॉइसेस वन हैज मेड। आगे देखें, मेड यहाँ हमें चूज करना है टूवर्ड, इनटू, अपॉन और अलोन।
ठीक है। वंस जर्नी, जर्नी के साथ साथ जो चॉइसेस हम लेते रहते हैं, हम आगे बढ़ते रहते हैं, लाइफ की हमारी जर्नी चलती रहती है और उस जर्नी में जो जो चॉइसेस हम लेते हैं, राइट। अब इनटू तो आपको पता है स्टूडेंट्स इनसाइड मोशन के लिए आता है, ये ग्रामेटिकली रॉन्ग हो गया, ठीक है। अपॉन ऊपर के लिए होता है, तो अपॉन वंस जर्नी बिल्कुल नहीं हो सकता, है ना। टूवर्ड, जर्नी की तरफ नहीं, हम जर्नी के साथ साथ ही तो लेंगे, जैसे रोड के साथ साथ चलना, ठीक है ना, कोई अपन बोल रिवर के साथ साथ चलना, अलोंग पढ़ा हमने साथ साथ, तो जर्नी के साथ साथ की बात हो रही है, इसलिए राइट आंसर होगा स्टूडेंट अलोंग, ठीक है। इसको समझे, वंस लाइफ इज ऑफन मार्क्ड बाय द एग्जाम्पलरी चॉइसेस वन हैज मेड अलोंग वंस जर्नी, जर्नी के साथ साथ जो हम चॉइसेस ले रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग हमारी लाइफ बनती है, ठीक है। नेक्स्ट, द मेगा आइकन रतन टाटा हैज डिस्क्राइब्ड हिज जर्नी, मेगा आइकन रतन टाटा ने अपनी जर्नी को डिस्क्राइब किया क्या, बीइंग अ 7-year-old बॉय हु प्लेड हिज filling the blank, the freedom struggle to being moved by the plight of a family on two-wheeler, which became the genesis of the world's most filling the blank car, the Tata Nano. क्लियर। देखो यहाँ पर ये मैंने आगे पूरा क्यों पढ़ा, आपको जो क्लोज टेस्ट कैसे करना है, उसकी क्या स्टेप्स होने चाहिए, उसके लिए मैंने वीडियो ऑलरेडी दे रखी है, ठीक है। वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है फॉरवर्ड रीडिंग का, ठीक है। फॉरवर्ड रीडिंग क्या होता है, समटाइम्स जो फिलिंग द ब्लैंक है वहाँ पर हमें समझ नहीं आता है कि क्या आना चाहिए, तो हम पूरा जब आगे पढ़ते हैं तो वहाँ से हमें कोई ना कोई ऐसी हिंट मिल जाती है जो ये बता देती है कि इस फिलिंग द ब्लैंक में ये आना है। क्लियर, इस कॉन्सेप्ट को हम फॉरवर्ड रीडिंग बोलते हैं। फॉरवर्ड रीडिंग, बैकवर्ड रीडिंग, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने उन वीडियोस में देख रखे हैं। अगर आपको क्लोज टेस्ट पे कमांड बनानी है तो आपको वो वीडियो देखनी होगी, है ना, उसके बिना नहीं होगा। इसमें उसके बिना क्या होगा, हो सकता है कि अभी 5 में से आपके 2 सही हो गए, 4 सही हो गए, कभी 5 सही हो गए, कभी 5 ही गलत हो गए, लेकिन जब आप वहाँ से वीडियो देखोगे और जो मेरी बुक में जिस तरह से मैंने कॉन्सेप्ट्स दिए हैं वो आप देखोगे तो आप 25 के 25 सही कर दोगे मेंस में। देखो हिज जर्नी, अब आगे यहाँ आते हैं। अब यहाँ से आपको हिंट मिली होगी बीइंग मूव्ड और यहाँ पर बीइंग, इससे पहले आया है टू। क्लियर, तो यहाँ पर जो हमें एक कंस्ट्रक्शन हमने पढ़ा हो, आपने भी पढ़ा होगा प्रीपोजिशन में, यहाँ से लेकर वहाँ तक फ्रॉम समथिंग टू समथिंग होता है, वही चीज़ यहाँ पर अप्लाई हो रही है कि 7 साल का बच्चा जिसने प्ले किया है हिज किसमें, फ्रीडम स्ट्रगल में, और फिर आगे यहाँ तक चला गया कि उसने नैनो कार भी बना दी। क्लियर, तो यहाँ से शुरू करके वहाँ जा रहा है। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, फ्रॉम बीइंग अ 7-year-old बॉय हु प्लेड हिज फिलिंग द ब्लैंक द फ्रीडम स्ट्रगल टू बीइंग मूव, आगे वाला सेंटेंस समझ में आया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्रॉम। 4, अबव, 2, ये सभी के सभी ग्रामेटिकली रॉन्ग हो गए। आगे देखो, द मेगा आइकन रतन टाटा हैज डिस्क्राइब्ड हिज जर्नी फ्रॉम बीइंग अ 7-year-old बॉय हु प्लेड हिज, एक 7 साल का बच्चा जिसने रोल प्ले किया है, प्ले किया हिज फिलिंग द ब्लैंक द फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, प्ले, ठीक है, प्ले पार्ट होता है। तो हम यहाँ पर जो सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन है, जो वो बोलना चाह रहा है वो क्या है कि पार्टिसिपेट किया है उसने, फ्रीडम स्ट्रगल में क्या किया है, पार्टिसिपेट। तो पार्टिसिपेट के लिए सही ऑप्शन है पार्ट इन। क्या है, पार्ट इन। हु प्लेड हिज पार्ट इन द फ्रीडम स्ट्रगल, जिसने अपना रोल प्ले किया, अपना पार्ट प्ले किया किसमें, फ्रीडम स्ट्रगल में। दूसरे ऑप्शंस को देख लेते हैं। किसी चीज का पार्ट होना तो होता है पार्ट ऑफ, ठीक है। पार्ट फ्रॉम और पार्ट विद, ये जनरली किसी चीज से सेपरेट, अलग होने के लिए आते हैं। किसके लिए आते हैं, अलग। तो जनरली पर्सन की बात की जाए तो पार्ट फ्रॉम आता है, और थिंग्स की बात की जाए तो पार्ट विद आता है। तो यहाँ तो अलग होने की तो बात ही नहीं हो रही है,
यहाँ तो उसमें इन्वॉल्व होने की बात हो रही है, और इन्वॉल्व होने की बात हो रही है और ये अलग करने की बात कर रहे हैं। तो अलग करना ये क्या हो गया ऑप्शन स्टूडेंट? फैक्चुअली रॉन्ग। जब आप एक बार फैक्चुअली रॉन्ग, रेड हेरिंग, इन ऑप्शंस को समझने लग जाएंगे तो आप जस्ट स्कैन करेंगे और आंसर आएगा। ठीक है, अब देखो, हु प्लेड हिज पार्ट इन द फ्रीडम स्ट्रगल, जिसने पार्टिसिपेट किया फ्रीडम स्ट्रगल में, टू बीइंग मूव्ड बाय द प्लाइट ऑफ अ फैमिली ऑन अ टू व्हीलर विच बिकेम द जेनेसिस। अब देखो, उसने क्या देखा कि एक फैमिली है जो टू व्हीलर पे जा रही है, तो उस जो फैमिली टू व्हीलर पे जाती है तो वो कितनी सीरियस जो बेकार सी सिचुएशन उनको फेस करनी पड़ती है। प्लाइट का मतलब होता है डिफ़िकल्ट या सैड सिचुएशन। डिफ़िकल्ट सैड क्यों है? देखो, बारिश में भी परेशान, ठंड में भी परेशान, दो लोग बैठ सकते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कई बार, जैसे मैं फेसबुक पर यहाँ पोस्ट देखती हूँ या रास्ते में भी देख लेते हैं कि एक बाइक पे 5-5 लदे हुए हैं। ठीक है, तो 5-5 लोग, वो हर तरह से रिस्क है। ठीक, रिस्क तो है ही, उनकी लाइफ का रिस्क है। इवन समटाइम छोटे बच्चे को भी बिठा लेते हैं वो, तो वो भी क्या करें, वो अफोर्ड नहीं कर सकते 4 व्हीलर, उनकी भी क्या गलती है। तो इस प्रॉब्लम को जब रतन टाटा ने देखा तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि जो इंसान बाइक अफोर्ड कर रहा है, 70-80 हज़ार में बाइक आती है, राइट, तो उसके लिए उन्होंने 1 लाख में 4 व्हीलर डिज़ाइन कर दी, ताकि बारिश है, धूप है, जो गर्म सर्दी, हर चीज़ से बचाव होता है और एक रिस्क भी हटता है जो एक बाइक पे 5-5 लदने से बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ उन्होंने क्या किया, इस प्रॉब्लम को समझ के उस इंसान ने जन्म दिया, जेनेसिस दिया किसको? द वर्ल्ड्स मोस्ट कार, द टाटा नैनो। वर्ल्ड की जो कार है टाटा नैनो, उसको जन्म दिया किसने? रतन टाटा ने। क्लियर? अब आगे देखो, इसमें ऑप्शन टू व्हीलर विच बिकेम द जेनेसिस ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट, फिलिंग द ब्लैंक कार, द टाटा नैनो। ठीक है, अब यहाँ पर स्टूडेंट्स पार्ट्स ऑफ स्पीच में देखो आप, ये कार क्या है? नाउन है। ठीक है, तो यहाँ इस कार को मॉडिफाई करने के लिए क्या चाहिए हमें? एडजेक्टिव चाहिए। ठीक है, इन चारों ऑप्शंस में से हमें वो ऑप्शन चाहिए जिसका पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव हो, राइट। तो अब देखो आप, इकोनॉमिस्ट होता है स्टूडेंट नाउन, नहीं हो सकता। इकोनोमाइज होता है स्टूडेंट वर्ब, ये भी नहीं हो सकता। फिर बच्चा इकोनॉमिकल और इकोनॉमिक, ये दोनों एडजेक्टिव है, बट दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। कैसे? इकोनॉमिक जो रिलेट होता है ट्रेड, इंडस्ट्री, हमारी इकोनॉमी से, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। और इकोनॉमिकल क्या होता है? किफ़ायती, मतलब कम पैसा खर्च करके अच्छी चीज़ मिल रही है, ज़्यादा पैसा नहीं लग रहा है, जितना पैसा लगा उससे ज़्यादा हमें फ़ायदा मिल रहा है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं किफ़ायती। ठीक है, वो होता है इकोनॉमिकल। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इकोनॉमिकल, क्योंकि कार जो थी टाटा नैनो वो कैसी थी? इकोनॉमिकल थी। मतलब 1 लाख रुपए में गाड़ी मिल रही है, जहाँ 70-80 हज़ार में टू व्हीलर आती है, वहाँ 1 लाख में गाड़ी मिल रही है, जो पहले गाड़ी 3-4 से शुरू होती थी। तो वो क्या हो गई स्टूडेंट? इकोनॉमिकल, राइट। और इकोनॉमिकल कार जो है वो अपने आप में कोलोकेशन भी है, इकोनॉमिकल कार। समझ में आया? क्लियर है? तो क्लोज टेस्ट को कैसे सॉल्व करना है, बैकवर्ड फॉरवर्ड रीडिंग, पार्ट्स ऑफ स्पीच के क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, इन सभी को समझने के लिए आप ये बुक मेरी अमेज़न फ्लिपकार्ट पे है, इसको लें। यहाँ से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और मैं ये श्योर हूँ इस चीज़ के लिए कि ये बुक्स आपकी लाइफ का बेस्ट इन्वेस्टमेंट होगी। ठीक है, और इसी का अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैम हम देखना चाहते हैं, तो न्यून ऐप पे जो स्टडी मटेरियल है, ठीक है, फ्री स्टडी मटेरियल है, वहाँ पर मैंने इसकी पीडीएफ्स दी हुई है, तो वो आप देख सकते हैं। क्लियर? ठीक। नेक्स्ट, इडियम। इडियम पूछा गया है स्टूडेंट, क्या? अ पीस ऑफ केक। ठीक है, अ पीस ऑफ केक की मैं आपको ओरिजिन बताती हूँ, फिर आप मुझे खुद ही बता देना कि मैम इसका क्या मीनिंग हो सकता है। ओरिजिन की बात करें तो 1870s में जो सदर्न अमेरिका है वहाँ पर स्लेवरी थी, स्लेवरी लीगल थी वहाँ पर। तो जो स्लेवरी, जो स्लेव के जो ऑनर्स होते थे वो उन स्लेव्स के लिए प्रोग्राम अरेंज करते थे, कोई डांस प्रोग्राम, कोई
इस तरह के प्रोग्राम अरेंज करते थे। वहाँ पर वो लोग आते थे और बीच में बड़ा सा केक होता था, उस केक के चारों तरफ वो वॉक भी करते थे जिसको केक वॉक बोलते हैं, और अपने जो ऑनर होते थे उनकी नकल करते थे। तो उनमें से जो सबसे अच्छा होता था उनको वो एक केक देते थे एज अ प्राइज़, ठीक है। जो कंपटीशन में कोई जीत जाता है तो जैसे उसको जो प्राइज़ मिलता है वैसे उनको वो केक एज अ प्राइज़ गिफ्ट मिलता था। क्लियर? तो ये तो हुई स्टूडेंट उसकी ये ओरिजिन हुआ, ठीक है। अब जो है, अब आज के दिन केक ऑफ अ पीस ऑफ केक का मतलब क्या होता है? समथिंग ईजी। कैसे हुआ? ऐसे हुआ कि जो चीज़ जो मिली है, जो केक मिला है, उसके लिए कोई मेहनत तो करनी ही नहीं पड़ी, कुछ नहीं करना पड़ा, बहुत ही इजी सा टास्क था। गए, घूमते रहे चारों तरफ, और उनकी किसी की भी नकल करना तो बहुत आसान है, लेकिन खुद से कुछ बनाना बहुत मुश्किल होता है। आप देखो ना, कोई भी कॉन्सेप्ट होते हैं, लोग नकल तो फटाफट कर लेते हैं, मेरे साथ भी हुआ है, क्लोज टेस्ट में हुआ है, लेकिन खुद वो चीज़ें करना कितना मुश्किल लगता है। तो अ पीस ऑफ केक कैसा होगा? समथिंग ईजी। सेम केक वॉक का भी यही मतलब है, ये भी एक इडियम है। क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट, जंबल की बात करते हैं। जंबल में सबसे पहले ए, बिहाइंड दैम कम कैमल्स कैरिंग ड्रम्स एंड स्मॉल गन्स। पीछे जो है वो कैमल्स आ रहे थे जिन्होंने कैरी कर रखा था ड्रम और गन्स, ठीक है। बी, द एम्परर इज एस्कॉर्टेड बाय 2 डेकोरेट एलिफेंट्स हु हैड द प्रोसेशन। एम्परर जो है उसको कौन एस्कॉर्ट कर रहे थे? 2 एलिफेंट एस्कॉर्ट कर रहे थे जो उस यात्रा को हेड कर रहे थे, ठीक है। सी, एट द एंड कम द प्लेटून्स ऑफ सोल्जर्स इन रो ऑफ 2। लास्ट में 2 रो में सोल्जर्स थे, ठीक है। डी, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ वॉली ऑफ गन्स अनाउंसिंग एम्परर बहादुर शाह एंट्री इनटू द मॉस्क। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या थी कि जो आपने सुना होगा तोपों की सलामी, उस टाइप से, कि वॉली ऑफ गन्स ने अनाउंस किया कि बहादुर शाह जो है वो एंटर कर रहे हैं मॉस्क में। क्लियर? जब भी हम जंबल पैराग्राफ सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जिन लोगों ने वीडियो देख रखी है, जिन्होंने बुक पढ़ रखी है, वो बहुत इजी समझ गए होंगे कि मैं क्या बोलने वाली हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ऐसा सेंटेंस ढूंढना है जो स्टैंड अलोन है। कैसा है? स्टैंड अलोन। स्टैंड अलोन का सेंटेंस का मतलब होता है एक ऐसा सेंटेंस जो अपने आप में इंडिविजुअल है, कंप्लीट है। क्लियर? और जिससे पैराग्राफ को स्टार्ट करना है, ठीक है। जो कनेक्टेड सेंटेंसेस होते हैं वो जनरली पैराग्राफ को स्टार्ट नहीं करते हैं। स्टार्ट कौन करता है? स्टैंड अलोन सेंटेंस। और स्टैंड अलोन सेंटेंस कैसे पता चलता है? जनरली स्टैंड अलोन सेंटेंस में किसी न किसी नाउन, चाहे वो प्रॉपर हो या वो कॉमन हो, उसको इंट्रोड्यूस कराया जाता है, उसके बारे में बात की जाती है। क्लियर? अब देखो आप यहाँ ए में आप देखो ये चीज, बिहाइंड दैम, ये प्रोनाउन बिहाइंड दैम से हमें ये पता चल रहा है कि कोई इससे पहले कोई सेंटेंस था जिसके लिंक में बिहाइंड दैम आएगा। तो इससे स्टार्ट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखो, द एम्परर इज एस्कॉर्टेड बाय 2। द एम्परर है, यानी आर्टिकल द यूज किया है, मीन्स इससे पहले भी एम्परर के बारे में बात हुई होगी, तो इससे भी स्टार्ट नहीं कर सकते। एट द एंड, फाइनली, दस, देयरफॉर, एट लास्ट, ये वर्ड्स इवेंचुअली, ये हम कब यूज करते हैं? पैराग्राफ को कंक्लूड करते टाइम। कब करते हैं? कंक्लूड करते टाइम। तो ये कंक्लूड करेगा, स्टार्ट कहां से होगा? डी से। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये फर्स्ट ऑफ ऑल ही अपने आप में क्लियर कर रहा है कि मुझसे स्टार्ट करो, मैं हूं स्टार्ट करने वाला सेंटेंस, ठीक है। तो स्टार्ट किससे होगा स्टूडेंट? ये डी से। क्लियर? डी से स्टार्ट किया, अनाउंसमेंट हुआ कि बहादुर शाह, एम्परर बहादुर शाह की एंट्री हो गई है। क्लियर? अब देखो यहाँ एम्परर की एंट्री होने के बाद में ये बी में एम्परर और एम्परर दोनों क्या है? कॉमन फैक्टर है, ठीक है। कॉमन फैक्टर क्या होता है इसके बारे में डिटेल में मैंने वीडियो में, बुक में, हर जगह बताया है, आप वहाँ पढ़ लेंगे।
थोड़ा सा मैं ये बता देती हूँ कि जब कोई वर्ड दो सेंटेंसेस में कॉमन आता है तो उसको हम कॉमन फैक्टर बोलते हैं, और वो जो सेंटेंसेस होते हैं वो जनरली साथ में यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ एम्परर की बात हुई, फिर द एम्परर यूज किया गया कि पहली बार इंट्रोड्यूस करवाया एम्परर को, उसके बारे में ही जब आगे बात करनी होती है तो हम डेफिनेट आर्टिकल द लेते हैं। तो डी और बी, डी बी क्या हो गया स्टूडेंट, नियॉन लिंक हो गया। क्या हुआ, नियॉन लिंक। ठीक है, तो डी बी आप देखेंगे तो डी बी एक ही ऑप्शन में आंसर, ऐसे आंसर करते हैं मेरे स्टूडेंट्स जम्बल्ड में, 20 के 20 सही करके आते हैं, और टाइम 8 मिनट, 8 से 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते उनको, क्योंकि मैं उस लेवल पे कॉन्सेप्ट क्लियर है कि बच्चा देखता है, स्कैन करता है, आंसर करता है। ठीक है, आगे देखो, यहाँ पर जो बोल रहा है कि 2 डेकोरेटेड एलिफेंट्स थे, उसके पीछे ये जो बिहाइंड दैम है ये किसके लिए आया है, एलिफेंट्स के लिए, कि जो 2 डेकोरेटेड एलिफेंट्स एस्कॉर्ट कर रहे थे एम्परर को, उनके पीछे क्या थे, कैमल्स थे। तो बी के पीछे क्या हो जाएगा, सी, सॉरी बी के पीछे क्या हो जाएगा, ए। क्लियर, और एट द एंड, ठीक है, कैमल्स के बाद में ये क्या बोल रहा है, एट द एंड, तो एट द एंड कहाँ आएगा स्टूडेंट, लास्ट में। तो क्या सीक्वेंस बन गई, डी बी ए सी। क्लियर, नेक्स्ट जंबल है ए, इन ऑर्डर टू बाय दैट बाईसाइकिल he plans to win some prize money by teaching an illiterate person how to read and write. उस बाईसाइकिल को खरीदने के लिए उसने प्लान किया कि कोई प्राइज मनी जीत लेता हूँ बाय टीचिंग, किसी को पढ़ा के, जो इलिटरेट पर्सन है, अनपढ़ है, जिसको लिखना और बोलना, पढ़ना लिखना नहीं आता है, उसको पढ़ा देता हूँ, वहाँ से कुछ पैसे प्राइज के मिल जाएंगे। ठीक है, बी, he needs a bicycle to win the bicycle race which would help pay off his father debt. उसको एक बाईसाइकिल की ज़रूरत थी, और वो बाईसाइकिल जो है, उस बाईसाइकिल से वो बाईसाइकिल रेस में जाता और उन बाईसाइकिल रेस को जीत कर वो अपने फादर के ऋण को चुका देता। नेक्स्ट, द फिल्म डाउच इज अबाउट अ यंग इरानियन विलेज बॉय। जो फिल्म है वो किसके बारे में है, एक विलेज बॉय के बारे में। ठीक है, डी, बट द ओनली इलिटरेट पर्सन इज अ 90-year-old वुमन हु इज इल टेम्पर्ड एंड डजंट विश टू लर्न एनीथिंग। लेकिन जो एक ही अनपढ़ पर्सन था, 90 साल की एक औरत थी जो वैसे ही इल टेम्पर्ड थी और पढ़ना भी नहीं चाहती थी। क्लियर, अब देखो यहाँ पर भी वही चीज हमें करनी है, स्टैंड अलोन सेंटेंस को ढूंढना है। ठीक है, बट जो होता है, बट आप सभी को पता है, बट है, हाउएवर है, ये हम कॉन्ट्राडिक्शन के लिए यूज करते हैं। तो कॉन्ट्राडिक्शन के लिए हमें पहले कोई सेंटेंस तो चाहिए, तभी तो हम कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, उसको आगे गलत बोलेंगे। तो बट से जनरली कोई सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता। ठीक है, इन ऑर्डर टू बाय दैट बाईसाइकिल, दैट जो डेमोन्स्ट्रेटिव यहाँ यूज किया गया है, उससे ये पता चल रहा है कि पहले किसी ना किसी बाईसाइकिल की बात हुई है, तभी तो दैट आया है। ठीक है, इससे भी स्टार्ट नहीं कर सकते। ही नीड्स अ बाईसाइकिल टू विन द बाईसाइकिल रेस, यहाँ ही प्रोनाउन यूज किया है, तो इस प्रोनाउन के लिए कोई ना कोई नाउन तो आया होगा, जिसके लिए तो प्रोनाउन आता है। प्रोनाउन क्या करता है, नाउन को फॉलो करता है, तो फॉलो करेगा तो पहले सेंटेंस चाहिए। सेंटेंस कहाँ है, सी में। कहाँ है, सी में। द फिल्म डाउच, ये क्या है, नाउन। फिल्म का नाम क्या होता है, नाउन। इज अबाउट अ यंग इरानियन विलेज बॉय, तो स्टार्ट किससे करेंगे, सी से करेंगे। 2 ऑप्शन कट हो गए। ठीक है, फिल्म जो है उसके बॉय के बारे में है। अगेन इस बॉय के लिए क्या यूज किया है, बी में क्या यूज हुआ है, बी में ही, तो सी के बाद में क्या आ जाएगा स्टूडेंट, बी। ठीक है, उसको एक बाईसाइकिल चाहिए थी बाईसाइकिल रेस में जाने के लिए, जीतने के लिए, और ये जो दैट बाईसाइकिल है वो किसके लिए है, इस बाईसाइकिल के लिए जो उसको चाहिए थी, उसके लिए आगे क्या कौन सा यूज किया, दैट बाईसाइकिल। तो सी के, बी के बाद में क्या आ जाएगा, ए।
अब ए में बोला गया है इलिटरेट पर्सन और सेम बात डी में इलिटरेट पर्सन। ये इलिटरेट पर्सन दोनों क्या है, कॉमन फैक्टर है। तो ए के बाद में क्या आ जाएगा स्टूडेंट, डी आ जाएगा। ए में बोल रहा है कि इलिटरेट पर्सन को पढ़ाना है, ऐसा एक पर्सन उसको ढूंढना था, और डी में बताया लेकिन जो पर्सन उसको मिली थी वो बहुत ही इल टेम्पर्ड थी और पढ़ना भी नहीं चाहती थी। तो करेक्ट सीक्वेंस विल बी क्या बनी स्टूडेंट, सी बी ए डी। क्लियर है, ठीक है। क्या क्या कॉन्सेप्ट है जंबल्ड के, कैसे एग्जाम में फास्ट करना है, इसके लिए आप ये जंबल्ड की बुक है, ये अमेजन फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं, और इसकी सैंपल कॉपी आप नियॉन ऐप में फ्री स्टडी मटेरियल में ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, सिनोनिम। एजाइल क्या होता है स्टूडेंट, एजाइल होता है फुर्तीला, ठीक है। डैफ्ट बोल सकते हैं हम, निम्बल बोल सकते हैं। क्लियर। एजाइल में रूट वर्ड जो है एजी का मतलब होता है टू ड्राइव या टू फोर्स, ठीक है। जो आप इजीली इधर उधर ड्राइव कर सकते हैं, जो फोर्स है जिसके अंदर जो इधर उधर बहुत फुर्ती से जा रहा है वो क्या है, एजाइल। एजाइल जो है कोलोकेशन की बात करें तो एजाइल माइंड, ठीक है, एजाइल ब्रेन, ये कोलोकेशन यूज होते हैं। और सीपीयू 2018 में ये एजाइल आया था और उसमें इसका एंटोनिम पूछा था स्टूडेंट, एंटोनिम हो गया इसका लेथार्जिक, आलसी। क्लियर। अब आ जाते हैं यहाँ ऑप्शंस पे। विजिबल क्या होता है, जिसको देखा जा सके, ये आंसर नहीं हो सकता। गाइल, इससे पहले वाले में हमने पढ़ा था, गाइल क्या होता है स्टूडेंट, डिसीट, धोखा, डिसेप्शन। क्लियर। निम्बल क्या होता है, फुर्तीला, अभी हमने देखा आंसर। डोसाइल होता है जो इजीली मैनेज हो सकता है, जिसको इजीली समझाया जा सकता है, जैसे डोसाइल चाइल्ड, ठीक है, डोसाइल हॉर्स, जो ट्रैक्टेबल होता है, जिसको इजीली मैनेज किया जा सके। और इसमें भी रूट वर्ड डोग का मतलब होता है टीच, जिसको पढ़ाकर समझाया जा सके। टीच का मतलब सिर्फ बुक से ही नहीं है, ठीक है, जिसको समझाया जा सके, जिसको मैनेज किया जा सके। तो एजाइल का सिनोनिम क्या हो जाएगा, निम्बल है, डेफ्ट है। नेक्स्ट, दोज अर्निंग लेस दैन 10,000 आर फिलिंग द ब्लैंक फ्रॉम पेइंग इनकम टैक्स। जो लोग 10,000 से कम कमा रहे हैं उनको पेइंग इनकम टैक्स, इनमें क्या है, ठीक है। तो ये तो आपको पढ़ते ही समझ में आ गया होगा कि छूट है ना। फिर भी आप देखते हैं, चलो। यहाँ पर गाइस देखो, एडजस्ट के साथ में टू यूज करते हैं, और दोज अर्निंग लेस देन 10 आर एडजस्टेड टू फ्रॉम, ये तो नहीं हो सकता। कलेक्टेड फ्रॉम पेइंग, कलेक्ट करेंगे, ये भी नहीं हो सकता, बिल्कुल इररेलेवेंट है। एक्सेप्टेड फ्रॉम, 10,000 से कम कमा रहा है और फिर हम एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, तो ये उल्टा ही बोल रहा है, ये फैक्चुअली रॉन्ग हो गया। राइट आंसर हुआ एग्जैम्प्टेड, मतलब फ्री होना उस चीज से, कि जो लोग 10,000 से कम कमा रहे हैं वो इनकम टैक्स से फ्री है, ठीक है, इनकम टैक्स में उनको छूट है। स्ट्रक्चर क्या होती है, एग्जेम्प्टेड फ्रॉम, एग्जेम्प्टेड के साथ हम क्या यूज करते हैं, फ्रॉम, एग्जेम्प्टेड फ्रॉम समथिंग, एक स्ट्रक्चर। दूसरी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम डूइंग समथिंग, दो स्ट्रक्चर। यहां पर समझ में आया आपको। तो फ्रॉम पेइंग इनकम टैक्स की वजह से क्या आ जाएगा, एग्जेम्प्टेड, ठीक है। एग्जेम्प्टेड का मतलब फ्री फ्रॉम। क्लियर। नेक्स्ट, हैविंग नो मोरल प्रिंसिपल, जिसके कोई मोरल प्रिंसिपल नहीं है, ठीक है। अनप्रिंसिपल्ड जो है, अनएथिकल जो है, उसके लिए क्या वर्ड आएगा, देखो, मिस्चीवियस होता है शरारती, नॉटी। जैसे मिस्चीवियस की कोलोकेशन की बात करूँ तो मिस्चीवियस स्माइल के लिए भी आता है ना, मिस्चीवियस लुक के लिए भी आता है, मिस्चीवियस ग्रिन के लिए भी आता है। शरारती तो नहीं हो सकता जो मोरल प्रिंसिपल नहीं है, ठीक है। एथिकल, ये तो हम अनएथिकल बोल रहे थे, ये तो उल्टा ही बोल रहा है, ये तो फैक्चुअली रॉन्ग हो गया।
अनअवेयर, जिसको कुछ पता नहीं हो, तो वो मोरल प्रिंसिपल नहीं हो, ऐसा भी नहीं होगा। राइट आंसर होगा अनस्क्रूपुलस। जो मेरे ऑनलाइन पेड स्टूडेंट्स के बच्चे हैं उनको ये वर्ड देखते ही आ गया होगा कि जंगल बुक में हमने ये वर्ड यूज़ किया था। ठीक है, अनस्क्रूपुलस मेथड होता है ना। तो जिसके मॉरल प्रिंसिपल नहीं है, जो अनएथिकल है, वो क्या होगा, अनस्क्रूपुलस। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट, इंडिया हैज लॉस्ट अ वेटरन, यहाँ पर स्टूडेंट अंडरलाइन कर लेंगे इसको, डिसीज को। ठीक है, इंडिया हैज लॉस्ट अ वेटरन, वेटरन मतलब जो अनुभव होता है जिसको, एक्टर विद द डिसीज ऑफ श्री राम लागू। ठीक है, इंडिया ने एक बहुत ही वेटरन एक्सपीरियंस एक्टर को खो दिया है, पुराना एक्सपीरियंस एक्टर। कैसे खो दिया है? क्योंकि श्री राम लागू की डेथ हो चुकी है। क्लियर? अब देखो स्टूडेंट, यहाँ डिसीज की बात करें तो डिसीज का मतलब डेड होता है। ठीक है, डेड जो है उसके लिए हम क्या लेते हैं, डिसीज्ड। तो आप बोलोगे मैम डेथ ही तो हुई, तो डेड ही तो हो गए। डेड तो हो गए, लेकिन ये स्टेटमेंट स्टूडेंट देखो प्रेजेंट परफेक्ट में है, यानी कि ये अभी हुई है घटना। जब कोई घटना अभी होती है और हम बोलते हैं यार वो मर गया, उसको हमने खो दिया, ठीक है, और वो घटना 1 साल 2 साल बाद हो, तब तो वो डेड हो गए। लेकिन जब उसी टाइम उस घटना की बात करेंगे तो वहाँ पर क्या आना चाहिए, डेथ से रिलेटेड वर्ड आना चाहिए। और डेथ के लिए यूज़ करते हैं स्टूडेंट डिमाइज। क्या होता है, डिमाइज। विद द डिमाइज ऑफ श्री राम लागू, इंडिया ने एक वेटरन एक्टर को खो दिया है। किससे, किसकी डेथ से, श्री राम लागू की डेथ से। क्लियर? इसलिए डिमाइज नहीं, डिसीज नहीं आएगा, सही वर्ड है डिमाइज। और ये मैंने हरक्लीज की एक स्टोरी बच्चों को करवाई हुई है ऑनलाइन बैच में, वहाँ पर भी मैंने ये वर्ड करवाया हुआ है। ठीक है, एक्सपायर जो अब वैलिड नहीं है, तो एक्सपायर तो नहीं हो सकता। ठीक है, पर कुछ स्टूडेंट जरूर कंफ्यूज हुए होंगे क्योंकि हम यूज़ भी कर लेते हैं कई बार। पर एक्सपायर का मतलब क्या है, जिसकी एक्सपायरी डेट निकल चुकी है, एक्सपायर हो चुका है। बेरीवमेंट एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें हम अपने नियर डियर कोई क्लोज रिलेटिव, किसी फ्रेंड को खो देते हैं, उसकी डेथ हो जाती है, तो वो जो अवस्था है उसके लिए क्या आता है, बेरीवमेंट। क्लियर? यहाँ पर सेंटेंस का भाव ये है कि अभी जो वेटरन एक्टर की डेथ होने से हम ऐसा बोल रहे हैं कि हमने उसको खो दिया है। ठीक है, डिमाइज के और भी हो सकते हैं, जैसे अर्ली डिमाइज हो सकता है। डिमाइज का जो कंटेक्स्ट है वो डेथ होता है। ठीक है, नेक्स्ट, द दिल्ली पुलिस हैज शॉट एन एजुकेशनल वीडियो ऑन ट्रैफिक रूल्स फॉर स्कूल स्टूडेंट्स। दिल्ली पुलिस ने, ठीक है, एजुकेशनल वीडियो शूट की है, किसके लिए, स्कूल स्टूडेंट्स के लिए। हमें क्या करना है, यहाँ इसको पैसिव में चेंज करना है। पैसिव, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट सेकंड्स में होने चाहिए, बिल्कुल सेकंड में। हमें सिर्फ वर्ब की फॉर्म, क्या देखना है, वर्ब की फॉर्म। एक्टिव पैसिव करते टाइम ये चीज़ आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखेंगे कि हमें वर्ब की फॉर्म को चेंज करना है, टेंस को चेंज नहीं करना है। क्लियर? पूरा ऑप्शन पढ़ने नहीं बैठना है, सिर्फ किसको देखना है, वर्ब की फॉर्म को। वर्ब की फॉर्म अगर 2 सेम होगी तब हम उसमें कोई और गलती चेक करेंगे। जैसे देखो यहाँ पर सीधा देखो, हैज शॉट, इसका पैसिव क्या होगा, हैज बीन शॉट। ठीक है, वॉज बीइंग शॉट नहीं हो सकता, हैड बीन शॉट नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट आगे इज बीइंग शॉट, ये भी नहीं हो सकता। ओनली वन ऑप्शन इज देयर जिसमें हैज बीन शॉट आया है, वो आपका आंसर है। पूरा पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, ऐसे टाइम बचाना है। नेक्स्ट, ये इनडायरेक्ट में देखो, सीतब आस्क्ड हिज मदर हैज इट बीन स्नोइंग ऑल नाइट। हैज बीन स्नोइंग कौन सा है स्टूडेंट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। किसमें चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो ढूंढ लो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, नहीं होगा। ये कौन सा है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ये भी नहीं होगा। ये प्रेजेंट परफेक्ट, ये भी नहीं होगा। ओनली वन ऑप्शन इज देयर, वो क्या है, हैड बीन स्नोइंग आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप
बोल मुंह से चाहे कितना भी बोल लो, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मेरा दिल बहुत बड़ा है, मैं बहुत अच्छा काम करता हूँ, लेकिन जब आप एक्शन नहीं करेंगे, ठीक है, और आपके एक्शन ऐसे करेंगे जो आपकी बातों के उल्टे होंगे, तो वो एक्शंस बता देंगे कि आप क्या हो। क्लियर? तो हम जैसे हैं वो हमारे एक्शंस बता देते हैं। तो इसका आंसर हो जाए व्हाट यू डू रिवील्स द रियल यू। जो आप करते हैं वही आप होते हैं। ठीक है, ये आपका पहले भी आया हुआ एग्जाम में, ये 2000 CHSL 2016 में भी आया हुआ है और CGL प्री में भी आया हुआ है। क्लियर? हाँ, अब देखो और इसको समझ लेते हैं। What a person actually does means more than what they say they will do. क्लियर? करनी कथनी से ताकतवर होती है। ठीक है, You always speak of the importance of charity but never do anything. Actions speak louder than words. बिल्कुल सही, तुम हमेशा चैरिटी की बहुत बातें करते हो, ये है वो है, ऐसे दान करना है, वैसे करना है, इनकी हेल्प करनी चाहिए, गरीब बच्चों की हेल्प करनी चाहिए, NGO में पैसे देने चाहिए, ठीक है, लेकिन तुम कुछ करते तो हो नहीं। ठीक है, बट नेवर डू एनीथिंग, यानी कि तुम्हारे एक्शंस बता रहे हैं कि तुम क्या हो। क्लियर? यहाँ देखो, बैठा यहाँ बात नहीं, ठीक है, काम कर रहा है सक्सेस के लिए। एक बच्चा कि मैं इंस्पेक्टर बन जाऊंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं 6 महीने में इंस्पेक्टर बन जाऊंगा, मैं जब भी थोड़ी देर मूवी देखने भी जा रहा है, बाहर खाने जा रहा है, बातें कर रहा है, दोस्तों से गॉसिप कर रहा है और बातों में भी ये बोल रहा है इंस्पेक्टर बनूंगा, तो नहीं बनेगा। कब बनेगा? जब वो एक्शन करेगा, जब वो बैठ के पढ़ाई करेगा। क्लियर? नेक्स्ट, ये आया हुआ है, तो इसमें देख लो ऑप्शंस चेंज कर दिए। तो क्या हो जाएगा? सिंपल है, ए। ऑप्शन चेंज होते हैं, घबराना नहीं है, उसको एकदम तसल्ली से पढ़ना है। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। फर्टिव, फर्टिव होता है स्टिल्थी, सीक्रेटिव, कोवर्ट, है ना, छुपा हुआ जो सीक्रेट है। तो इसमें ऑप्शंस देखो, एडहिसिव, एडहिसिव का मतलब होता है स्टिकी। क्या होता है? स्टिकी। जैसे एडहिसिव टास्क हो सकती है, एडहिसिव टेप हो सकती है। ठीक है, पॉजिटिव, पॉजिटिव होता है। अबॉर्टिव मतलब जो नॉट प्रोडक्टिव है, फेल्ड है, वो अबॉर्टिव है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीक्रेटिव। क्लियर? नेक्स्ट, एनिग्मा, एनिग्मा का मतलब होता है मिस्ट्री, पजल। ठीक है, एंटोनिम हमसे पूछा गया है। ठीक है, मिस्ट्री तो इसका सिनोनिम हो गया। देखो एंटोनिम पूछा, सिनोनिम दे दिया। मेक बिलीव, मेक बिलीव होता है स्टूडेंट फैंटेसी। क्लियर? श्राड, श्राड का मतलब होता है प्रिटेंस, जो है नहीं वैसा दिखाना। ठीक है, इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा स्टूडेंट? क्लैरिटी। जो पजल वजल नहीं है, बिल्कुल क्लियर है, तो एंटोनिम क्या हो गया? क्लैरिटी। ठीक है, नेक्स्ट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मीनिंग द राइट टू एक्सप्रेस वंस ओन कन्विक्शन एंड बिलीफ। हमें यहाँ पर इस सेंटेंस में कहाँ ग्रामेटिकल एरर है उसको फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्या है कि राइट टू एक्सप्रेस, कि हमें अधिकार है हमारे कन्विक्शन, मतलब जो हमारे बिलीफ, जो आस्था जो चली हुई है, बिलीफ जो है, ट्रेडिशनल जो है, ट्रेडिशंस जो है, उनके एक्सप्रेस करने का। क्लियर? तो यहाँ पर स्टूडेंट एरर होगा यहाँ बी पार्ट में, मीनिंग की जगह आएगा मीन्स। प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज होगा। क्यों? क्योंकि जो जनरल स्टेटमेंट होते हैं उनके लिए हम सिंपल प्रेजेंट यूज करते हैं। यहाँ पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है लेकिन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए सिंगुलर वर्ब आएगी। सिंपली मीनिंग तो वैसे भी सही नहीं होगा, ये हेल्पिंग वर्ब के बिना हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। और जनरल जो स्टेटमेंट्स होते हैं, ट्रुथ्स होते हैं, उनको प्रेजेंट सिंपल में लेते हैं। तो क्या आ जाएगा? मीन्स। नेक्स्ट, सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। ठीक है, रॉन्गली स्पेल्ड में देखो रीसेटलमेंट, दोबारा सेटल होना सही है। अनाउंसमेंट, कोई चीज़ अनाउंस करना। ठीक है, मेक एन अनाउंसमेंट यूज़ करते हैं जनरली, अंडरगारमेंट हो गया। एम्बैरेसमेंट,
एम्बैरेसमेंट गलत है। एम्बैरेसमेंट में AMBARRASSMENT, यानी कि RB जो है वो 2 टाइम्स आएगा। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट, माई होटल इन गोवा हैड अ वंडरफुल व्यू ऑफ द सी इन द विंडो। इस वाले सेंटेंस में भी हमें फाइंड करना है कहाँ ग्रामेटिकल एरर है। ठीक है, एरर है स्टूडेंट यहाँ इन द विंडो में। सेंटेंस ये बोलना चाहता है कि मैं गोवा में जब मैं होटल में था, मेरे होटल से जो सी का बहुत सुंदर व्यू देखने को मिलता था। ठीक है, तो सी का जो व्यू है वो होटल से दिख रहा था, तो होटल उसका ओरिजिन हुआ। ठीक है, तो विंडो उसका ओरिजिन है, विंडो से बाहर देखा, विंडो से देखा, इन द विंडो नहीं हो सकता, इसकी जगह आएगा स्टूडेंट फ्रॉम। विंडो से, ओरिजिन क्या है? विंडो है, तो फ्रॉम द विंडो, यानी विंडो से, मेरे विंडो से अगर हम देखते थे तो बहुत ही अच्छा हमें व्यू देखने को मिलता था। क्लियर? लास्ट बट नॉट लीस्ट क्वेश्चन क्या है? सिलेक्ट द रोंगली स्पेल्ड वर्ड। रोंगली स्पेल्ड देखना है हमें। जुडिशियरी बिल्कुल सही है, जो ग्रुप होता है जजेस का उसके लिए जुडिशरी आता है। वर्चुअल हम पढ़ ही चुके हैं, जो वर्चुअल है लास्ट वाले में पढ़ा था, वर्चुअल लाइब्रेरी जैसे होता है, वर्चुअल डिजिटल वाले में डिजिटल उसमें चले गए हैं हम, रियल में नहीं है। एप्रिशिएट मतलब प्रशंसा करना, किसी को तारीफ करना, ये भी सही है, राइट है इसमें। एम्बेसडर, एम्बेसडर में स्टूडेंट AMBASSADOR, यानी डबल एस जो 2 बार आएगा, यहाँ सिंगल दिया हुआ है। दोनों ही स्पेलिंग एरर में, वहाँ डबल आर, यहाँ डबल एस। जनरली जो 2 क्वेश्चन आ रहे हैं वो सेम पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। क्लियर? ओके गाइस, थैंक यू।